हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के रिलेटिव एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम सेल न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में कोशिका केंद्रक कहते हैं। कोशिका केंद्रक जीवन के लिए, लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, परंतु सेल न्यूक्लियस को जानने से पहले हमें सेल के बारे में जानना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि सेल न्यूक्लियस एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले हम जानेंगे सेल क्या है। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सभी जानते हैं कि कोशिका जो होती है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, परंतु सेल का निर्माण न्यूक्लियस से ही होता है। केंद्रक ही वह स्थान है जहां हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए मौजूद होता है। हम सभी जानते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, हेरिडेटरी मटेरियल जिसे कहते हैं, वह डीएनए होता है, वह केंद्रक में मौजूद होता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। यह सभी को पता है कि आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, परंतु आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है। कोशिका केंद्रक कोशिका या एक सजीव के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। सेल क्या होता है? कोशिका ही वह भाग है जहाँ रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सिंथेसिस, सिक्रेशन, ऊर्जा उत्पादन आदि सभी प्रमुख क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। केंद्रक के आधार पर सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम सभी न्यूक्लियस सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल न्यूक्लियस, तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के ही आधार पर सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, ये दोनों ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रो मतलब प्रिमिटिव कोशिकाएं यानी पुरानी कोशिकाएं, प्राचीन कोशिकाएं। ऐसी कुछ कोशिकाएं जो अनडेवलप्ड हों, जो पूरी तरह से डेवलप्ड ना हो, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सेल उस प्राणी में होता ही नहीं है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है ही नहीं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल तो है, परंतु सेल के सभी लक्षण नहीं है, वह चारों चीज़ें उपस्थित नहीं है जो एक वेल डेवलप्ड कोशिका में होना चाहिए, उसमें नहीं होता है। यूकैरियोटिक, यू का मतलब ही वेल डेवलप्ड होता है यानी पूर्ण विकसित, और कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में जो होता है उसका न्यूक्लियस वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। पूर्ण विकसित क्या होता है? पूर्ण विकसित अर्थात वो होता है जैसे किसी भी न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियोलस, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन, और जिसको हम डबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन धागे या न्यूक्लियोप्लाज्म, चारों चीज़ें होना अनिवार्य होता है एक वेल डेवलप्ड कोशिका के लिए। परंतु जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें यह चारों मौजूद नहीं होता है, पर डीएनए पाया जाता है। हमारा आनुवंशिक पदार्थ, उसमें एक लक्षण डीएनए मौजूद होता है जिसके नाम पर हम उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स का नाम देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, VGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अलावा इसमें ही पाया जाता है, जिसमें जैसे माइकोप्लाज्मा जिसको हम PPLO भी कहते हैं। इसके अलावा दुनिया के समस्त जीवों में एक्चुअल केंद्रक प्रेजेंट होता है। एक्चुअल केंद्रक यानी कि वेल डेवलप्ड कोशिका। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। एक न्यूक्लियस का यह रफली फिगर है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में चार चीज़ें होना अनिवार्य होता है। एक न्यूक्लियोलस जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम डबल मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं, तीसरा क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन धागे जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, चौथा न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। ये चारों चीज़ें होना अनिवार्य होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में यह अनिवार्य शर्तें प्रेजेंट नहीं होती हैं, उपस्थित नहीं होती हैं, जो किसी केंद्रक के निर्माण के लिए ज़रूरी है। न्यूक्लियोलस, डबल मेम्ब्रेन,
क्रोमैटिन थ्रेड और न्यूक्लियोप्लाज्म। इन चारों में से यदि कोई भी मिसिंग होगा, कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियोलस है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म, बट उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए मौजूद होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलाकर न्यूक्लियोप्लाज्म बनता है। इसमें केवल डीएनए ही पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। समस्त जंतु एवं पौधों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक को छोड़कर। जैसा अभी हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक जो हैं बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको छोड़कर पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और पौधे उपस्थित हैं सभी यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। उसमें वेल डेवलप्ड कोशिका पाई जाती है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने, सन 1831 ईस्वी में। हम देखते हैं, अभी हमने बताया कि एक न्यूक्लियस में 4 चीज़ें होना अनिवार्य होता है। पहला न्यूक्लियर, अब उसके चारों पार्टों को हम देखते हैं। पहला जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहले हम यह जानेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है। जिससे केंद्रक झिल्ली केंद्रक के समस्त पदार्थों को सुरक्षित रखती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह केंद्रक में उपस्थित समस्त चीज़ें, केंद्रक में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म ही हो गया। अगर उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो वह हमारे पूरे बॉडी में फैल जाएगा, तो वह इधर उधर फैले ना, बिखरे ना, न्यूक्लियस में ही रह जाए, इसके लिए केंद्रक झिल्ली होना अनिवार्य होता है। कोशिका द्रव्य के भाग केंद्रक द्रव्य को निर्धारित सीमा में रखते हैं, आनुवंशिक पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं। लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन जिसमें थोड़ा सा मात्रा वसा का भी होता है, उससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है। फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? केंद्रक द्रव्य वास्तव में जीव द्रव्य होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। किसी भी केंद्रक के अंदर भरा हुआ लिक्विड पार्ट ही प्रोटोप्लाज्म होता है। जो केंद्रक में लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वह प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो अर्थात फर्स्ट यानी कि प्रथम, और प्लाज्म यानी स्टेज प्रथम अवस्था। जो द्रव्य किसी सेल के निर्माण की भौतिक आधारशिला यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होती है, जो प्रोटोप्लाज्म है, परंतु यह निर्जीव है। जो प्रोटोप्लाज्म है वह निर्जीव है। प्रोटोप्लाज्म में सारी प्रक्रियाएं होती हैं। प्रोटोप्लाज्म कोशिका में 2 रूप में उपस्थित होता है, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वह प्रोटोप्लाज्म ही है। तो प्रोटोप्लाज्म में 2 प्रकार के होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। जो पूरे सेल के अंदर है उसे साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अर्थात जो सेल बॉडी में पूरी तरह से फैला हुआ होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो उसी सेल के केवल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण यानी कि निर्माण। साइंस में ही संश्लेषण को निर्माण को ही संश्लेषण नाम दिया गया है। केंद्रिका में आरएनए का निर्माण होगा। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मनुष्य में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, बल्कि कुछ वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है। हम यह नहीं कहते हैं कि आरएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, परंतु यह ह्यूमन में आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, कुछ वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। हमारे अंदर आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम जो है वह प्रोटीन का निर्माण करता है एमिनो एसिड के माध्यम से। अभी हमने आपको बताया कि आरएनए जो है वो कुछ वायरस का हेरिडेटरी मटेरियल है। तो वो वायरस हैं टीएमबी, जिसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस या पोटैटो मोज़ेक वायरस पीएमबी, या कॉमन कोल्ड वायरस और पोलियो वायरस जो होते हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ जो है वो आरएनए होता है। आरएनए बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं।
इसको विस्तृत रूप से हम अभी आगे के वीडियो में पढ़ेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस बताएंगे कि mRNA, tRNA और rRNA का क्या वर्क होता है। इसको हम प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा आता है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र सेल डिवीज़न के समय होता है। गुणसूत्र जो निर्माण होता है यह सेल डिवीज़न के समय ही होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये हम भी जानते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के कैरेक्टर यानी लक्षण, स्वभाव, रंग, रूप, विकार आदि को एक पीढ़ी से यानी कि हम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, हमारे माता पिता से हम तक और हमारे माता पिता के माता पिता से उन तक पहुंचाने का कार्य डीएनए करता है, जिसे हम हेरेडिटी मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का संरक्षण करता है। यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्रोमैटिन नेटवर्क बना होता है, परंतु हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए का संरक्षण करता है। यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। एक बार आईएएस के इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, तो नहीं, हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। अब हम जानते हैं डीएनए क्या है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होता है। डीएनए का फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक फास्फेट जिसे हम H3PO4 के नाम से जानते हैं। दूसरा फोटोस शर्करा C5H10 और O5। तीसरा नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार जो होता है वह 2 टाइप का होता है। डीएनए के ही पार्ट हैं तीनों, फास्फेट, प्रोटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार 2 टाइप का होता है, एक प्यूरिन, एक पैरामिडिन। प्यूरिन भी 2 तरह का होता है, एक एडनिन, एक ग्वानिन। और पैरामिडिन जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक थायमिन और एक साइटोसिन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इक्वल टू क्रोमोसोम। अभी हमने आपको बताया कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम का निर्माण करता है, परंतु यह निर्माण केवल कोशिका विभाजन के ही समय होता है, वो भी कोशिका विभाजन के मेटाफेज अवस्था में। हर टाइम पे यह निर्माण नहीं होता है। ह्यूमन में आप सभी जानते हैं कि 23 पेयर 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर पेयर ना पूछ के ऐसे पूछ लिया कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और 23वां पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे 23वें पेयर से ही यह डिपेंड करता है कि मेल है या फीमेल है, जिसको हम XY से मेल और XX से फीमेल को डोनेट करते हैं। इसी से पता चलता है कि कोई जीव मेल होगा या फीमेल होगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा 23वां क्रोमोसोम होता है। डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, जिसे जीन कहते हैं। अब हम जानते हैं जीन क्या है। हम सभी जानते हैं डीएनए, अगर डीएनए 46 डीएनए ह्यूमन में होता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में ही होगा। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन की खोज जॉनसन ने की थी। जीन पर ही आनुवंशिक सूचनाएं कोड के रूप में अंकित होती हैं। इसी जीन को ही पढ़कर जानकर हमारे जो जीनोम प्रोजेक्ट है, हमारे जो जेनेटिक साइंस है, जो यह पता लगाते हैं कि कौन सा मनुष्य अच्छे स्वभाव का है या बुरे स्वभाव का है, उसका रंग रूप कैसा है, गोरा है या काला है, वह छोटा होगा कि बड़ा होगा, उसके अंदर माता पिता के कौन कौन से लक्षण आए, पैर तो बड़ा नहीं हो गया, विकलांग तो नहीं हो गया। इन सब की जो सूचनाएं होती हैं वह जीन पर ही निर्धारित होती हैं, वह जीन से ही पता चलती है। इसके अध्ययन के लिए जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। जब हम इस जीन का अध्ययन करते हैं तो इसका नाम जीनोम प्रोजेक्ट रखा गया है। सभी जीनों की संख्या जीनोम कहलाती है। एक जीन जीनोम नहीं कहलाएगी, एक जीन को हम जीन ही कहेंगे। लेकिन जब हम 46 या फिर 2000 30,000 जीन मिल जाएंगे तो उसको हम जीनोम कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो जीन की संख्या 25,000 से 30,000 तक होती है, तो ये 25,000 और 30,000 जीन मिलकर जीनोम का निर्माण करते हैं। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यह बहुत ही हेल्पफुल प्रोजेक्ट है, बहुत ही हाईलाइटेड प्रोजेक्ट है। यह एक बार आईएएस के पेपर में एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है।
यह अमेरिका के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन के जीन की स्टडी की जाती है। वह जीन को एक क्रमबद्ध तरीके से रखकर यह जानना चाहते हैं कि कौन सा जीन किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है और किस प्रोटीन के निर्माण के लिए है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है यह अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट में चलाया गया था, जिसमें इसका नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पड़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। इसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, वह हमारे जीन को एक क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कौन सा जीन हमारे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा कौन सा जीन हमारे बड़े या छोटे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह सब जानने के लिए वो इस पर अध्ययन करते हैं। इसी प्रोजेक्ट को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट के अनुसार अभी हमने आपको बताया कि ह्यूमन में जीन की संख्या जो है वो 25,000 से 30,000 तक है। अब जानते हैं, इसी प्रोजेक्ट ने हमको एक बात और बताई कि आनुवंशिक पदार्थ के जो लक्षण हैं वो मुख्यतः 4 लक्षण होते हैं। एक पहला होता है रिप्लिकेशन, जिसे हम द्विगुणन कहते हैं। द्विगुणन यानी अपने आप को डबल करना। ये जो है हम जानते हैं जीन जो होता है वो अपने आप को बढ़ाता रहता है, सेल अपने आप को डबल करती रहती है, तो यह आनुवंशिक पदार्थ का लक्षण है। दूसरा स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के संग्रह, किसी की लंबाई कैसी है, रंग रूप कैसा है, बनावट कैसा है, ऐसी सूचनाओं का संग्रह आनुवंशिक पदार्थ का एक लक्षण है। तीसरा हमारा आता है एक्सप्रेशन यानी प्रदर्शन, वही सूचनाएं जो उसने संग्रह की होती है कि कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन काला होगा, कौन गोरा होगा, उसका प्रदर्शन, कौन विकलांग होगा, जब हमारी बॉडी पे आ जाता है, जब उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे दिखने लगता है तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और चौथा आता है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। प्राकृतिक बदलाव से शरीर में अचानक चेंज होना ही उत्परिवर्तन कहलाता है। किसी भी, जैसे अचानक किसी को फालिज मार दिया, अचानक से कोई विकलांग हो गया, इसे म्यूटेशन कहते हैं। इसी का नाम उत्परिवर्तन कहा गया है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। किसी भी मानव के अंदर जितनी मात्रा में डीएनए है उसके संपूर्ण मात्रा का 90% भाग निष्क्रिय होता है। यह बहुत बड़ी बात ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने कही है कि अभी हमने देखा कि 25 से 30,000 जो होता है वो जीन ह्यूमन में होता है, तो उसका संपूर्ण भाग का 90% भाग जो है वो निष्क्रिय होता है, यानी कि केवल 10% ही एक्टिव होता है। डीएनए का वह भाग जो हमारे अंदर इनएक्टिव फेज में है उसे जंक डीएनए कहते हैं। सॉरी, जीन नहीं, डीएनए, जो हमारे अंदर 46 होते हैं। जंक डीएनए क्या है? अगर पूछ लेता है जंक डीएनए क्या है, तो डीएनए का वह भाग जो हमारे अंदर इनएक्टिव फेज में पाया जाता है उसे जंक डीएनए कहा गया है। जंक डीएनए ही वह कारक है जो हमारे अंदर उपस्थित गुणों का या तो स्विच ऑन करेगा या तो स्विच ऑफ कर देगा। स्विच ऑन स्विच ऑफ से क्या तात्पर्य है? स्विच ऑन वाह कि डीएनए में मतलब हमारे अंदर तो सारे गुण प्रेजेंट होते हैं, सारे गुण उपस्थित होते हैं, लेकिन जो जंक डीएनए होता है वह निर्धारण करता है कि किसी के किसी का हाथ की एक उंगली छोटी हो गई, तो इसका मतलब है कि जंक डीएनए ने स्विच ऑफ कर दिया था उस डीएनए का, वो उंगली को बढ़ने ही नहीं दिया, कोई विकलांग हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जंक डीएनए ने स्विच ऑफ कर रखा था, जिससे कोई कलर ब्लाइंडनेस किसी को हो जाए, किसी को हीमोफीलिया जैसे बीमारी हो जाए, आनुवंशिक विकार जितने भी होते हैं उनके लिए जंक डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो उन विकारों का स्विच ऑन करता ही नहीं है, वो स्विच ऑफ ही रखता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। अभी पहले हमने आपको आरएनए के 3 टाइप बताए थे, अब हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस है क्या। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आरएनए करता है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस की जिम्मेदारी जीन की है, क्योंकि जीन ही वह कारक है जो बताएगा कि कितना प्रोटीन बनेगा और कौन सा बनेगा। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, अभी हमने आपको बताया था। आरएनए राइबोसोम को बनाता है, तो राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। राइबोसोम क्या है? फैक्ट्री है प्रोटीन की। अब आरएनए 3 टाइप के होते हैं, अभी हमने आपको बता दिया था, mRNA, tRNA और एक और बताया था
mRNA, tRNA और rRNA। तो हम देखते हैं, जीन न्यूक्लियस में होता है परंतु राइबोसोम सेल में। जीन जो होता है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, परंतु जो राइबोसोम होता है वह हमारे सेल में पाया जाता है। पहले जीन अपनी सूचना राइबोसोम तक पहुंचाने के लिए mRNA का यूज करता है। अभी हमने आपको बताया कि सूचनाओं का संग्रह करना आनुवंशिक पदार्थ का एक प्रमुख लक्षण होता है। तो जो जीन है वो अपनी सूचना को राइबोसोम तक कैसे पहुंचाएगा, उसके लिए उसको कोई तो माध्यम चाहिए। अगर हमको अपनी सूचना किसी को देनी है तो हम उसको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, पत्र लिखेंगे, कुछ भी करेंगे। तो उसी प्रकार जीन जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों में दूरी होती है। तो जीन अपनी सूचना जो है वो mRNA के द्वारा राइबोसोम को देता है। DNA अर्थात जीन की सूचना mRNA तक पहुंचना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसे हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। पूछ लिया ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो DNA की सूचना mRNA तक पहुंचना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यह कार्य केंद्रक में संपन्न होता है। यह जो कार्य है जीन द्वारा सूचना पहुंचाना mRNA की सहायता से राइबोसोम को, यह केंद्रक यानी न्यूक्लियस में ही संपन्न होता है। mRNA की सूचना को प्राप्त करके राइबोसोम tRNA की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी हमने आपको बताया कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, परंतु यह प्रोटीन बनाती कैसे है, तो यह प्रोटीन tRNA की हेल्प से बनाता है। राइबोसोम tRNA की सहायता से अमीनो एसिड को इकट्ठा करके प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो एसिड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिना अमीनो एसिड के प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता और यह प्रक्रिया tRNA की सहायता से होती है। इसी को हम ट्रांसलेशन यानी रूपांतरण कहते हैं। अमीनो एसिड का प्रोटीन में चेंज हो जाना, ट्रांसलेशन या रूपांतरण हो जाना, इसी को हम ट्रांसलेशन प्रक्रिया कहते हैं। प्रोटीन बनने की क्रिया 2 चरणों में होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसलेशन। अभी हमने पढ़ा, सब जितना हमने आपको बताया वह सब भूल जाइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोटीन बनने की 2 प्रक्रिया है। ट्रांसक्रिप्शन जो है यह केंद्रक में होता है। DNA सूचनाओं को mRNA में बदलता है। mRNA की सहायता से DNA जो सूचना राइबोसोम को देता है वह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है यह साइटोप्लाज्म में होता है। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया केंद्रक में होती है, न्यूक्लियस में होती है, परंतु ट्रांसलेशन की जो क्रिया होती है यह साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में tRNA की हेल्प से राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल को और भी मोर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।